we are going to talk about a different aspect of the Mughal kingdom today. आपको पता है that 1498 वास्को ड गामा discovered India, right? And Vasco da Gama was from Portugal. तो वो कैलिकट में आए, right? And उन्होंने discover किया इंडिया के बारे में. After that, they saw that India had a lot of things to offer. अगर हम ट्रेड की बात करें तो केरला से स्पाइसेस जाता था, कॉटन जाता था, एंड आगे जाके there were a lot of things in India that people in Europe actually liked. So naturally एक ट्रेड रिलेशन जो था पोर्तुगीज के बाद में डच लोग आए, राइट, हॉलैंड से, देन इंग्लिश स्टार्टेड कमिंग. ग्रेजुअली वो क्या हुआ, वो लोग आके हमारे देश में ट्रेडिंग राइट्स लेने लगे. ना जिसको भी ट्रेड करना था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे उस किंग के साथ वो ट्रेडिंग लाइसेंस ले, यानी ट्रेड करने का या व्यापार करने का परमिशन ले, राइट. सो अगर हम बात करें ट्रेडिंग राइट्स की, तो अंग्रेजों के ट्रेडिंग राइट्स जो थे वो ग्रेजुअली अंग्रेज हो, पोर्तुगी हो, सो ऑल दीज पीपल स्टार्टेड टेकिंग ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम द मुगल एम्परर्स. Now we will not talk about the trading rights before the period of Akbar because उस टाइम पे वो लोग इतने important trade नहीं करते थे, but gradually they became more important. We have to also remember that Akbar's wife Jodhabai had an entire fleet of ships. वो स्पाइसेस एंड इंडियन क्यूजीन के जितने अलग अलग स्पाइसेस चलती थी उसके बारे में, देन सिल्क एंड देन कॉटन, इसके लिए रानी जोधाबाई हैड द परमिशन टू डू बिजनेस, सो शी आल्सो यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ स्पाइसेस अब्रॉड, राइट. एंड इस वजह से लोगों को इंडियन स्पाइसेस, इंडियन खाना, इंडियन फ्लेवर्स जो बाहर कहीं नहीं मिलता है उसके बारे में यूरोपियन लोगों को पता चलने लगा था. सो दे ऑलवेज वांटेड टू डू मोर बिजनेस. नेचुरली क्या हुआ कि उसके बाद आफ्टर अकबर्स रेन व्हेन जहांगीर केम इन, तो पोर्तुगीज के साथ जो पहला रिलेशन था वो थोड़ा सा खराब हो गया, बिकॉज जहांगीर डिस्कवर्ड दैट पोर्तुगीज जो थे वो क्या करते थे, शिप्स को हाईजैक करते थे और उनको ब्लैक मार्केट में बेचते थे. सो नेचुरली जहांगीर गॉट वेरी एंग्री एंड उसके बाद उन्होंने पोर्तुगीज को जो बोला कि आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते. But at that point of time, Captain William Hawkins, now you know 1605 Jahangir became the king, right? Captain William Hawkins came and he said that I want to do trade in India. So वो and William Fish Thomas को, ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले सूरत में एक कॉटन की फैक्ट्री खोलने का उनको परमिशन मिल गया. He got the permission to build a factory over there, right? Then what happened? Gradually उसके बाद कौन आया, सर थॉमस कोरियाट आया एंड सर थॉमस रो आया. These were also, they are all English, सब इंग्लैंड से आए हैं, ठीक है. एंड they started coming and in fact सर थॉमस रो ने अपने एक दो बुक्स लिखी हैं जो जहांगीर के रीन के बारे में या उस टाइम पे इंडिया के रिचनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है, इंडिया के मेडिकल सिस्टम्स के बारे में बताता है. एंड फ्रॉम दोज अकाउंट्स वी अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश आने से पहले ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वी हैपन टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी. Anyways, so we get to know from the records of Sir Thomas Roe. So Captain William Hawkins is a very important name and Sir Thomas Roe also, who came in 1615. उसके बाद फ्रांसिस्को पेल्जा के बारे में हम सुनते हैं, who was a Dutch, right? And he came in 1620. लगभग उसी के बाद शाहजहां became the king. So at that point of time, Johann Fryer came up, right? And he continued with the international trade relations with the Mughals and the world. उसके बाद during Aurangzeb's time, you see French traveler Tavernier and then Italian traveler Manucci and then Bernier, again the French traveler, who used to come and who has actually written records of the kind of kingdoms and the kind of economy that we had. Please understand that these foreign travelers are very important. क्यों? क्योंकि वो बाहर से आके अपने कंट्री या अपने कल्चर के कंपैरिजन में इंडियन कल्चर, इंडियन खाना, इंडियन किंगडम, इंडियन सिस्टम्स, इन सारे चीजों के बारे में अलग अलग बातें जो है रिटन रिकॉर्ड्स में लिखते हैं. सो नेचुरली वी अंडरस्टैंड अ ग्लोबल कंपैरिजन ऑफ व्हाट इंडिया वाज, चाहे वो पैसे के हिसाब से बोलिए, चाहे हमारे सोशल कस्टम्स के हिसाब से बोलिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में राजा बहुत सारे रानियां रख सकते थे. So that was a system which was not there abroad, right? So naturally ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे records के बारे में we get to know through these travelers and their written records. Also about the medical systems
जो हम देखते हैं हमारे आयुर्वेदा का साइंस है, ये सारी चीजें वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल. सो नेचुरली पहले वास्को डी गामा केम ओवर हियर, जहां पोर्टुगीज सेटलमेंट था. उसके बाद फ्रेंच जो थे दे स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम हियर. सो पोर्टुगीज जो इतने कॉलोनीज थे वो लगभग यहाँ के कोस्टल प्लेन्स में है. अभी भी गोवा में आप देखेंगे कि पोर्टुगल का बहुत बड़ा सेटलमेंट है, राइट. फ्रेंच दे स्टार्टेड कमिंग ओवर हियर एंड हियर एंड हियर. सो यहाँ पर पौंडीचेरी एंड माहे ये सारी जगह जो है यहाँ पर आप फ्रेंच कॉलोनीज ज्यादा देखेंगे. यहाँ पर क्या था, पोर्टुगीज कॉलोनीज ज्यादा थे. देन naturally then when the English started coming, they started settling up in हुबली और कोलकाता. राइट, उन्होंने सूरत में भी फैक्ट्री सेट किया. और अगर आप देखें, दे आर ऑल नियर द सी. व्हाई? बिकॉज सी में बड़े बड़े शिप्स में क्या कर सकते हो आप जहाज में सब कुछ ट्रेन करके यूरोप में जहाज के रूट में लेके जा सकते हैं. राइट, सो दैट इज वाई जितने कॉलोनीज आप देखेंगे जो अंग्रेजों के, वो कहां से शुरू हुए, ग्रेजुअली कोस्टल एरिया से शुरू हुए. एंड लेटर ऑन क्या हुआ, 1757 में बंगाल और बिहार में, यहाँ पर आप आगे जाके देखते हैं दैट बैटल ऑफ प्लासी इन बिहार एंड बैटल ऑफ बक्सर वहां पर हुआ. एंड ग्रेजुअली इंग्लिश स्टार्टेड सेटलिंग एंड मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ देयर एम्पायर ओवर इंडिया. तब उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये अलग अलग कंट्रीज आके बिजनेस करता था. पोर्चुगीज आते थे, उसको बोलते थे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि यूरोप से हम ईस्ट में पढ़ते हैं. फ्रेंच आए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश आए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये सारे किंग्स के तरफ से आते थे. हमारे मुगल्स के साथ एक बिजनेस का लाइसेंस या ट्रेड करने का पैक्ट बनाते थे. एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू स्टे हियर एंड डू बिजनेस विद अस एंड गो. एंड ये सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम आप मिडिवल पीरियड में देखते हैं और ये मिडिवल पीरियड के रिकॉर्ड्स के बारे में आप जान पाते हैं. एंड उसके बाद ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और उन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया. कब शुरू किया? जब मुगल पीरियड धीरे धीरे वीक होने लगा, तब उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. उन्होंने पोर्टुगीज के साथ लड़ाई लड़ी, उन्होंने फ्रेंच के साथ लड़ाई लड़ी, उन्होंने डच के साथ लड़ाई लड़ी. ये सारे कॉलोनीज एक साथ लड़के अल्टीमेटली कौन विन ओवर किया, इंग्लिश ने विन ओवर किया. एंड इंग्लिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एसेट किया और ग्रेजुअली इंग्लिश ने हमारे देश में शासन करना शुरू किया इन द नेक्स्ट 200 years. Right? So for now, I hope you understand that the first license for business for the English was taken by Captain William Hawkins in whose court? Jahangir's court. उस वहां से बिजनेस शुरू होता है, फिर सर थॉमस लो आते हैं, फिर जॉन फ्रायर एंड सो ऑन. ठीक है, आगे आते वाले समय में ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्टार्ट गेनिंग पावर जब गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार होंगे वो लोग. Right? And वो सिराजुद्दौला को हराएंगे. But that comes after Aurangzeb and after later Mughals. I'm sure you'll get to know about it in the upcoming videos. Until then, thank you.